नमस्कार बच्चों। आज हम हमारे इस वीडियो में जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है सागरीय प्रदूषण। सागरीय प्रदूषण यानी कि मराइन पॉल्यूशन। मेरी ये स्लाइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मराइन पॉल्यूशन क्या है, क्या होता है? आपको मैं बताना चाहूँगी कि पॉल्यूशन एयर में भी होता है, लैंड में भी होता है और ओशन में भी होता है, यानी कि समुद्र में भी होता है। तो समुद्र में जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जिसको ऐतिहासिक रूप में देखा जाए तो इंटरनेशनल हेडलाइंस आफ्टर द 1967 क्रैश ऑफ ऑयल टैंकर्स Torrey Canyon and after the 1969 Santa Barbara oil spill off the coast of California। यहाँ इसकी जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ और इस प्रॉब्लम के लिए बहुत से यूनिवर्सल लेवल पे डिस्कशंस और मेजर इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट और कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिनमें से marine pollution was a major area of discussion during the 1972 United Nations Conference on the Human Environment held in Stockholm। स्टॉकहोल्म में जो इस प्रॉब्लम के बारे में सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्रेंस में डिस्कशंस हुए वो इसी के लिए था, क्योंकि ये एक प्रॉम्प्ट प्रॉब्लम बनने लग गई थी, बहुत ही मुख्य प्रॉब्लम बनने लग गई थी। बच्चों, विश्व की बढ़ती जनसंख्या तथा बढ़ते हुए सागरीय व्यापार तथा तेल के सागर द्वारा जो कुछ भी आयात निर्यात के कारण सागरों के प्रदूषण में क्या हो गया, तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। महासागरों में प्रदूषण के कौन कौन से मुख्य कारण हैं? सागरों में तेल तथा पेट्रोल का रिसाव, ज्वालामुखियों का उद्गार, मानव द्वारा सागरों में रासायनिक तत्वों को निष्कासित करना, नदियों द्वारा सागर में अवसाद एकत्रित करना, ये सब जो बेसिक वो हैं, इनकी वजह से महासागरीय प्रदूषण शुरू हुए। मेरी ये जो स्लाइड में ये आप समझ रहे होंगे, मराइन पॉल्यूशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स एंड थ्रेश, most of which comes from land sources and is washed or blown into the ocean. This pollution results in damage to the environment, to the health of all organisms and to economic structures worldwide। सब जगह आप देखो इस पॉल्यूशन से पर्यावरण और हम ऑर्गेनिजम्स जो जीव जंतु उन सब पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। वैसे तो विश्व के सभी महासागरों में प्रदूषण व्याप्त हो चुका है, फिर भी उष्ण कटिबंधीय बंध के सागर महासागर जो हैं आर्कटिक महासागर की तुलना में अधिक प्रदूषित है। सर्वाधिक प्रदूषण नौवहन हेतु प्रयुक्त होने वाले जलमार्गों में है। आपने देखा ये शिप्स और इनसे, ये देखो ये स्लाइड में देखो, आपको समझ आ रहा है ना, इनकी वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है। महासागर में के काफ़ी प्रदूषित भूभागों को हम देखते हैं कि इनमें देखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते जो हैं वो काफ़ी अधिक प्रदूषित होते हैं। सभी महासागरों में उत्तर अटलांटिक महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य महासागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, मलक्का जलडमरू, चाइना सागर दुनिया के ये जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में गिने जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं समुद्री प्रदूषण की, मराइन पॉल्यूशन की, समुद्री प्रदूषण मनुष्यों से क्या करता है? समुद्री वातावरण में पदार्थों या ऊर्जा का जो परिचय होता है, उसमें जो मछली पकड़ने के लिए जीवित संसाधनों, मानव स्वास्थ्य, समुद्री गतिविधियों को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। और वह समुद्र के पानी के उपयोग और सुविधाओं में
कमी के लिए गुणवत्ता की हानि का कारण बनता है। अब आप देखिए वेरियस कॉजेज ऑफ ओशन पोल्यूशन। सीवेज पोल्यूशन कैन एंटर द ओशन और डायरेक्टली। टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, industrial and or agriculture waste is another most common form of waste that is directly discharged into the oceans, now resulting in ocean pollutions. लैंड रन ऑफ्स भी होते हैं, लार्ज स्केल ऑयल स्पिल्स भी है, ओशन माइनिंग है, लिटरिंग है, कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप ये देखो इनको दो ग्रुप में बांटा हुआ है और ऊपर जो है फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट बेस्ड और सेकंड दूसरे वाले। समुद्री प्रदूषण के कारण क्या है? नहीं, पहले अपन इसके बारे में ये पढ़ते हैं कि उनके प्रकार कौन कौन से हैं। समुद्री प्रदूषण में कई प्रकार के प्रदूषण शामिल होते हैं जो रासायनिक, प्रकाश, शोर और प्लास्टिक प्रदूषण सहित समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करते हैं। जब हम रासायनिक प्रदूषण की बात करें तो रासायनिक प्रदूषण में हानिकारक प्रदूषण की शुरुआत ही समुद्र तक पहुंचाने वाले जो आम मानव प्रदूषकों में कीटनाशक, शाकनाशी, उर्वरक, डिटर्जेंट, तेल, औद्योगिक रसायन और सीवेज प्रॉब्लम है। समझ आया बच्चों? फिर और भी जो बात है वो आती है प्रकाश प्रदूषण। प्रकाश प्रदूषण में पानी के नीचे प्रवेश करता है जो शहरी वातावरण के पास उथली भित्तियों में रहने वाली मछलियों के लिए क्या करता है, एक अलग तरह की प्रतियां बनाता है। प्रकाश से जुड़े सामान्य संकेतों को बाधित करता है। सर्केडियन, जिसमें प्रजातियों के प्रवासन, प्रजनन और खिलाने का समय विकसित हुआ है। रात में कृत्रिम प्रकाश शिकारियों के लिए छोटी मछलियों के शिकार को आसान बना सकता है और रीफ मछली में प्रजनन को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये सब चीज़ें डेवलप नहीं हो सकेगी। शोर प्रदूषण भी है। जहाज़ों का, सोनार उपकरणों का, तेल रिसाव से तेज या लगातार आवाज़ों की बढ़ती उपस्थिति समुद्री वातावरण में क्या करती है, नेचुरल शोर को बाधित करती है, प्राकृतिक शोर को। अप्राकृतिक शोर बहुत से समुद्री जानवरों के लिए पुनरुत्पादन ढांचे और प्रवसन, संचार तथा शिकार को बाधित करते हैं। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण। समुद्र में क्या होता है, रन ऑफ यहाँ तक कि उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। एक बार प्रयोग की जाने वाली प्लास्टिक सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। एक बार उपयोग की जाने वाली वस्तुएं दुर्घटनावश जो है समुद्री जीवों द्वारा खा ली जाती है। फिर प्लास्टिक के जो थैले होते हैं जिनमें जेलीफिश के सदृश होते जा रहे हैं, समुद्री कछुओं के लिए ये एक आम भोजन है, जबकि कुछ समुद्री पक्षी प्लास्टिक खाते हैं। मैंने इससे पहले एक स्लाइड दिखाई थी आपको जिसमें एक पक्षी के पेट के अंदर ये सब चीज़ें दिख रही हैं और उसकी डेथ हो गई है। तो ये सब चीज़ें बहुत नुकसान की चीज़ें हैं। क्या होता है कि प्लास्टिक और ये सब पेट में जाता है तो रसायन जारी करता है जो प्राकृतिक भोजन बनाने की क्षमता को ख़त्म कर देता है और वर्षों के लिए मछली पकड़ने, स्तनपाइयों को फंसाने के लिए जाल को छोड़ दिया जाता है। अटलांटिक महासागर में प्लास्टिक की मात्रा जैसी गंध 1960 के दशक के बाद 3 गुना बढ़ गई है और प्रशांत महासागर में तैरता हुआ कचरा लगभग 6,20,000 से ज़्यादा वर्ग मील में आपको देखने को मिलेगा और ये ज़्यादातर वो टेक्सास का कार्य है एक तरह से, है ना। अब बच्चों ये इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इतना आप देखते हो कि क्यों इतने समुद्री प्रदूषण
फैल रहा है। एक तो है यूट्रोफिकेशन, जब पानी में मुख्य रूप से नाइट्रेट और फॉस्फेट के रासायनिक पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो ये यूट्रोफिकेशन या पोषक तत्वों को प्रदूषण की ओर ले जाता है। यूट्रोफिकेशन ऑक्सीजन के स्तर को कम करता है, पानी की गुणवत्ता को कम करता है, पानी को मछली के रहने योग्य बनाता है, समुद्री जीव के भीतर प्रजनन प्रक्रिया को प्रभावित करता है और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को की प्राथमिक उत्पादकता को बढ़ाता है। अगला अपन कह सकते हैं कि अम्लीकरण भी महासागर पृथ्वी के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए एक प्राकृतिक जलाशय के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण क्या होता है बच्चों, विश्व भर में महासागर प्रकृति में अम्लीय होते रहते हैं, एसिडिक होने लगते हैं और एक लिमिट के बाद में महासागरों के अम्लीकरण की ओर इनका रिजल्ट ये होता है कि ये एसिडिक ओशियानिक वाटर हैं। इस बात की प्रबल चिंता है कि तेजाबीकरण कैल्शियम कार्बोनेट के ढांचे को विघटित कर देता है और इनसे क्या होता है, मछलियों में और समुद्री जीवों में शैलों के निर्माण को प्रभावित करता है। टॉक्सिन्स भी है, कई तरह के टॉक्सिन्स हैं, कीटनाशक हैं, डीडीटी, पीसीबी, फुरन्स, टीबीटी, रेडियोधर्मी कचरा, फेनल्स, डाइऑक्साइड जैसे ये जो विषैले पदार्थ समुद्र जीव के ऊतकों को कोशिकाओं को में जमा हो जाते हैं और जीवन को पानी के भीतर बाधा उत्पन्न करने वाले बायोकेमिकल के लिए नेतृत्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जीवों के जो स्वरूप हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, उनमें भी परिवर्तन होने लगता है। प्लास्टिक का अभी आपने देखा ही था कि इसमें महासागरों में पाए जाने वाले मलबे का 80% हिस्सा होता है। हे भगवान, प्रॉब्लमेटिक बात है ना। महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक समुद्री जीव रूपों और वन्य जीवों के लिए खतरनाक होते हैं, क्योंकि कभी कभी ये गला घोंट कर उन्हें मार देते हैं जीवों को, है ना, और मौत के घाट उतार देते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले प्लास्टिक के ढेरों का बढ़ता स्तर घुटन, अंत ग्रहण और जीवन पानी के अंदर इसके साथ ही ऊपर से उलझ रहा है। तो आपने देखा प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है और उसकी वजह से स्थल पर भी आप देखो गाय भैंसें जानवर जो हैं वो इनको खा के और ख़त्म होते जा रहे हैं। तो other specific effects of ocean pollution on sea life include oil covering the feathers of birds and the gills of fish, skin and eye irritation, and lung and liver problems from oil deposits and byproducts, reproductive system failure from exposure to poisonous industrial and agricultural chemicals. अब कंक्लूजन मतलब सारांश की जब हम बात करें तो हम उससे पहले एक बार समुद्री पर्यूषण को रोकने के लिए उपाय हमको आने चाहिए कि इनको हम कैसे रोकेंगे। कि समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए हमको रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना पड़ेगा, प्लास्टिक और कूड़े कचरे का उपयोग कम करें, इनका उपभोग भी बंद कर दें, क्योंकि वे न केवल नालियों को रोकते हैं बल्कि महासागरों में भी क्या करते हैं, बहकर चले जाते हैं और वहाँ भी नुकसान पहुँचाते हैं, है ना। ये सुनिश्चित करने की पानी की धाराओं के पास रसायन का उपयोग नहीं किया जाए, स्पेशली कारखानों के द्वारा, और ऐसे रसायनों के उपयोग को कम करने का भी प्रयास किया जाए। किसानों के लिए आवश्यक है कि वे कृषि में रासायनिक खादों, कीटनाशकों का प्रयोग बंद कर दें ताकि जैविक कृषि को बढ़ावा मिल सके। उसके अलावा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार्बन को कम करने के लिए छोटे और परिणामक उपायों को अपनाएं। ये केवल वातावरण में प्रदूषण को कम करने में ही नहीं सहायक होते, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक भविष्य सुनिश्चित करेगा।
समुद्र में किसी भी रूप में जब हम देखते हैं तेल और रसायनों को छोड़ने को रोकना चाहिए। स्वयंसेवक जो है, आप और हम भी समुद्र तट को साफ करने वाले कार्यकर्ता, हमको काम करना चाहिए, जागरूकता रखनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ आप सब आज से एक कसम खाइएगा कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम उपयोग नहीं करेंगे तो हम इधर उधर उसको फेंकेंगे भी नहीं, ताकि हमारे जीव जंतु उसको खा भी नहीं सके। आया समझ में बच्चों? तो कंक्लूजन, इधर मेरी स्लाइड भी आपको यही सब बता रही है कि अर्थ सरफेस पे 71% जो है ओशन कवर्ड है, इम्पॉर्टेंट रोल केमिकल एंड बायोलॉजिकल बैलेंस है ना। तो इस तरह से ये देखिए आप समुद्र के किनारे प्लास्टिक और इसका ही सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो हमको एक तरह से पर्यावरण बदलाव भी लाना पड़ेगा और इसकी हमको सतत प्रक्रिया जो है वो अपनानी पड़ेगी, जो लगभग 4,600 मिलियन वर्ष पहले जब पृथ्वी अस्तित्व में आई थी तब से ही चल रहा होगा। इससे पूर्व ऐसा हम लोग सोचते थे कि मनुष्य पृथ्वी की उत्पत्ति है, लेकिन अब मनुष्य पर्यावरण को कितना अधिक नुकसान पहुंचा रहा है और इस नुकसान का हमारे ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। वर्तमान में देखो समुद्रों में तेल का रिसाव, नाभिकीय दुर्घटना, फुकुशिमा, पारिस्थितिकी प्रणालियों को, इन सब को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो तेल के रिसाव हैं वो कई दफ़े उस क्षेत्र में एयर पोल्यूशन भी फैला रहे हैं, जिसका हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आप आज से ये सोच के चलिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, क्यों ना इस प्रॉब्लम के लिए हम सब मिलकर के कोई अच्छे तरह से हल ढूंढ के उसको प्रैक्टिस में लाएं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मेरे आज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने मैंने कोशिश की है समझाने की। फिर भी आपको कोई भी क्वारीज़ हो, कुछ भी आपको क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। मेरा ये क्वेश्चन आप एक बार नोट कर लीजिए, मेराइन पोल्यूशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट नीड्स सॉल्यूशन, डिस्कस। तो इसके बारे में आपको कुछ लिख करके और डिस्कस करना है। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल को हमेशा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई क्वारीज़ हो तो आप हमसे पूछिए। थैंक यू बच्चों।